हमारे पास ना आज का हमने पढ़ने हेपाटाइटिस वगैरह पढ़ने हैं, ठीक है। उसकी माइक्रोबायोलॉजी पे तो नहीं जाना है, और हमने जो लिवर की डिसीज एसोसिएट करती है उसकी तरफ जाना है। और साथ हमने जो है ना वो लिवर के कैंसर्स पढ़ने हैं, बेनाइन भी और मैलिग्नेंट भी, थोड़ा ही पढ़ेंगे। अच्छा, हमारे पास सबसे पहले आता है हमारे पास हेपाटाइटिस, ठीक है। अब बात ये होती है कि हमारे पास जारी बात है, हमारे पास जो हेपाटाइटिस होते हैं ये किसी भी वायरल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, ठीक है। हमने इसके बारे में जो चीजें देखनी है, हमने क्या चीज देखनी है कि हमने हेपाटाइटिस का देखना है कि ये आपके पास, एक तो हमें पता है कि ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, ठीक है। आपको हेपाटाइटिस के अंदर पता होना चाहिए कि इसकी हिस्टोपैथोलॉजी में आप क्या देख रहे हो, पहली चीज। सेकंड चीज, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास वो जो बंदा है वो प्रेजेंटेशन क्या लेके आता है। थर्ड चीज, आपको ये पता होना चाहिए कि हम डायग्नोस्टिक टेस्ट में या हम एंटीबॉडीज में हम क्या देखते हैं। ये हमें हेपाटाइटिस में तीन चीजों का, चार चीजों का पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है कि हमारे पास हेपाटाइटिस ए वायरस क्या होता है, ठीक है। अच्छा, तो हेपाटाइटिस ए वायरस होता है ना, बेसिकली ये होता है हमारे पास आरएनए वायरस होता है। ये जो हेपाटाइटिस ए वायरस होता है ना, ये ट्रांसफर कैसे करता है, ये आपके पास ट्रांसफर करता है कोई कंटामिनेटेड फूड से, या हमारे पास करता है कंटामिनेटेड वाटर से, ठीक है। यानी फीकल ओरल रूट से ये हमारे पास जो है ना हेपाटाइटिस ए वायरस ट्रांसफर करता होता है, ठीक है। अब सेकंड चीज, हमारे पास जो हेपाटाइटिस ए वायरस वाले जो पेशेंट होते हैं वो क्या सिम्टम्स लेके आते हैं, वो आते हैं हमारे पास लॉस ऑफ एपिटाइट के साथ, पहली चीज। सेकंड चीज, वो आते हैं नोजिया के साथ। थर्ड चीज, वो आते हैं हमारे पास वोमिटिंग के साथ। फोर्थ चीज, वो आते हैं हमारे पास एब्डोमिनल पेन के साथ। और जो एब्डोमिनल पेन के साथ आते हैं वो आते हैं राइट अपर क्वाड्रेंट पेन के साथ, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ चीज, वो आते हैं आपके पास डार्क यूरिन के साथ। एंड सिक्स चीज, ये आते हैं आपके पास जॉन्डस के साथ आ सकते हैं। यानी जॉन्डस मतलब कि वो आपके पास जो है ना वो कलर चेंज के साथ आएंगे, ठीक है, येलोइश कलर के साथ आएंगे। वैसे तो ये जॉन्डस से एक अलग टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी ये सिम्टम्स आपके पास हेपाटाइटिस ए वायरस वाला बंदा सिम्टम लेके आ सकता है। उसके बाद आती है थर्ड चीज। थर्ड चीज हमने कहा इसकी हिस्टोपैथोलॉजी में आपको क्या नजर आएगा। हिस्टोपैथोलॉजी में जो आना हेपाटाइटिस ए वायरस में आपको नजर आएंगे इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेशंस ऑफ लिम्फोसाइट। यानी हम कहते हैं कि आपको इधर लिम्फोसिटिक इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेशंस आपको नजर आएंगी, किधर, हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर। क्यों नजर आएगी, जारी बात है, इधर हुई है इन्फेक्शन। अब जहां इन्फेक्शन हुई है वहां इन्फ्लेमेशन भी होगी, और वहां इन्फ्लेमेशन होगी तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होगी, तो हमारे पास लिम्फोसाइट्स आते हैं। जब भी एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है तो आपके पास न्यूट्रोफिल्स आते हैं, जब भी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है तो आपके पास लिम्फोसाइट्स आते हैं। आपको हिस्टोपैथोलॉजी में आपको क्या नजर आएंगे, लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन नजर आएंगे, ठीक है। सेकंड चीज आपको क्या नजर आएगी, सेकंड चीज आपको यहां नजर आएगी कौंसल बॉडीज नजर आएंगी। अब ये आपके पास कौंसल मैन बॉडीज होती क्या है, कौंसल मैन बॉडीज हमें उस वक्त नजर आएंगी, जरूरी नहीं है कि ये जरूर नजर आए। यानी अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है हेपाटाइटिस ए वायरस के साथ, तो आपको लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन तो जरूर नजर आएंगी हिस्टोपैथोलॉजी में, लेकिन साथ हो सकता है आपको कौंसल मैन बॉडीज भी नजर आए। अब ये क्या होती है, बेसिकली ये शो करवाती है कि आपकी बॉडी के अंदर अपोप्टोटिक बॉडीज बनी हुई हैं। मतलब ये हो रहा है कि वो जो आपकी बॉडी में थे, फॉर एग्जांपल एक सेल था, ठीक है, वो सेल डाई किया और वो सेल डाई करके एक डेड सेल आपके पास बनने लग गया। यानी अपोप्टोटिक बॉडीज आपको नजर आएगी किधर, हिस्टोपैथोलॉजी में ऑफ हेपाटाइटिस ए वायरस में, ठीक है। और ये कब नजर आएगी, आपकी क्रोनिक सिचुएशन में। यानी अगर हेपाटाइटिस ए वायरस को आपने ट्रीट नहीं किया, बेसिकली जो हेपाटाइटिस ए वायरस होता है इसकी कोई वैक्सीन नहीं होती, ये खुद ब खुद ही ट्रीट हो जाता है। इसे 3 to 4 months लगते हैं, ये खुद ब खुद ट्रीट हो जाता है। लेकिन होता ही है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है, इम्यूनो कंप्रोमाइज है आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी कम है, फिर आपको जो है ना वो अपोप्टोटिक बॉडीज या काउंसल मैन बॉडीज नजर आएगी। और साथ हिस्टोपैथोलॉजी में मैंने आपको बताया, यहाँ आपको इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेशन आपको नजर आएंगी। ये थी हमारे पास हेपाटाइटिस ए वायरस का, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं हेपाटाइटिस बी वायरस का, ठीक है। हेपाटाइटिस बी वायरस होता है ना, ये हमारे पास क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि हमारे पास ये एक वायरस है, ठीक है। इस वायरस की हमारे पास ये होती है आउटर कवरिंग और हमारे पास होती है इनर कवरिंग। ये जो होती है ना आउटर कवरिंग इस वायरस की, ये हमारे पास कवर्ड होती है हमारे पास प्रोटीन से, ठीक है। ये जो होती है ना इनर कवरिंग, ये हमारे पास इसके अंदर होता है हमारे पास डीएनए और कुछ पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यानी आउटर कवरिंग होती है हमारे पास प्रोटीन से, और इनर कवरिंग होती है डीएनए से, और साथ हमारे पास कुछ पॉलीपेप्टाइड से। ये ट्रांसफर कैसे करती है, ये ट्रांसफर करती है हमारे पास कंटामिनेटेड ब्लड से, कंटामिनेटेड सिरिंजेस से, या आपके पास कंटामिनेटेड नीडल से आपकी ये ट्रांसफर करती है हेपाटाइटिस बी वायरस, ठीक है। अब इसके बाद ये पेशेंट क्या सिम्टम लेके आता है, ये आपके पास सबसे पहला जो सिम्टम होता है वो कहता है फीवर के साथ आता है। सेकंड, फीवर के बाद वो फटीग के सिम्टम लेके आता है, और थर्ड चीज वो आता है ज्वाइंट पेन के साथ। अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये हमारे पास जो हेपाटाइटिस बी वायरस है ये एक सिंड्रोम के साथ एसोसिएट करता है। उस सिंड्रोम का नाम होता है सीरम
सिकनेस सिंड्रोम। अब ये सीरम सिकनेस सिंड्रोम क्या होता है? एक पेशेंट हमारे पास आता है, हम पहले सिम्टम्स लिखते हैं, फिर हम बात करते हैं पेशेंट की। इसमें आपके पास आते हैं हमारे पास अर्टिकेरियल रैश, पहली चीज। अब ये अर्टिकेरियल रैश क्या होते हैं? आपके हैंड्स में, ठीक है, या आपके लिम्स में आपको रेडिश रैश मिलते हैं, ठीक है, आप उसे कहते हो अर्टिकेरियल रैश, ठीक है। पहली चीज आपको मिलेंगे अर्टिकेरियल रैश। सेकंड चीज आपके पास पेशेंट आएगा ज्वाइंट पेन के साथ, सिम्टम आपको ये नजर आएगा। थर्ड चीज लिम्फ एडिनोपैथी के साथ। फोर्थ चीज राइट अपर क्वाड्रेंट पेन के साथ। फिफ्थ चीज आपको जितने भी यानी एएसटी और एएलटी ट्रांसमाइनेसिस आपको इंक्रीज मिलेंगे। इस सिंड्रोम को कहते हैं सीरम सिकनेस सिंड्रोम। सीरम सिकनेस सिंड्रोम एसोसिएट करता है हेपेटाइटिस बी वायरस के साथ। यानी एक पेशेंट आपके पास आया, उसको आपको जो है ना एक्जिला वाले रीजन पे या लिम्ब वाले रीजन में आपको रैश नजर आए हैं। सेकंड चीज वो कहता है डॉक्टर साहब बात यह है कि ज्वाइंट पेन भी होती है। थर्ड चीज आप चेक करोगे कि उसका जो है ना वो एडीमा है, और एडीमा किस वजह से होता है? लिम्फेडिनोपैथी की वजह से। फोर्थ चीज आप देखोगे राइट अपर क्वाड्रेंट पेन भी है। साथ अब जब आप उसका एएसटी और एएलटी का लेवल चेक करोगे वो भी हाई है। तो ये होता है सीरम सिकनेस सिंड्रोम, और ये मेनली एसोसिएट करता है किधर? हेपेटाइटिस बी वायरस के साथ, ठीक है। और यही जो पेशेंट होगा वही सिम्टम्स लेके आएगा। ये थी हमारे पास हेपेटाइटिस बी वायरस की इंपॉर्टेंट बात। अब ये जो होता है ना हेपेटाइटिस बी वायरस में, इसमें ना आपके कुछ एंटीजन होते हैं, हम उसकी बात करते हैं। मैं ये करता हूं, हमारे पास कौन से आते हैं? एक हमारे पास होता है हेपेटाइटिस बी वायरस CAG, यानी कोर एंटीजन। एक आपके पास होता है हेपेटाइटिस बी SAG। एक आपके पास होता है हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस EAG। अब ये हम कहते हैं ये हमारे पास होता है हेपेटाइटिस बी वायरस C एंटीजन। एक हम कहते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस S एंटीजन। एक हम कहते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस E एंटीजन। अब हम इन तीनों एंटीजन की तरह बात करते हैं कि हमारे पास इसका मतलब क्या है। सबसे पहले हमारे पास जो एस एंटीजन होता है ये क्या होता है? फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आया, आपने उसके अंदर क्या देखा? आपने उसके ब्लड के अंदर हेपेटाइटिस एस एंटीजन जो है ना वो आपको पॉजिटिव मिला। अब इसका मतलब ये होता है कि उस बंदे के अंदर ये जो वायरस है इसका अटैक हो चुका है, यानी उस बंदे के अंदर आपको जो है ना वो ब्लड के अंदर आपको हेपेटाइटिस बी वायरस पॉजिटिव मिला। इसका मतलब यह है कि वो जो वायरस है वो एक्टिव फॉर्म में है। या तो उस पेशेंट ने ब्लड लिया था, या तो उस पेशेंट ने सिरिंज लगवाई थी, उसकी वजह से बॉडी में इंफेक्शन फैल गया। अब जब हम सबसे पहला जो टेस्ट करते हैं, एंटीजन चेक करते हैं, वो होता है HBsAg। जब हम ये चेक करते हैं, इससे पता ये लगता है कि बॉडी के अंदर जो हेपेटाइटिस बी वायरस है वो इंजेक्ट हो चुका है। पहली चीज ये। सेकंड चीज हमारे पास आता है हेपेटाइटिस CAG, कोर एंटीजन का मतलब क्या? अब ये जो होता है ना बेसिकली ये आपके पास होता है जब हम ये चेक करते हैं ना टेस्ट, यानी अगर आपके पास कोई पेशेंट आया, आपने ब्लड के अंदर आपको हेपेटाइटिस CAG पॉजिटिव मिला है, तो इसका मतलब क्या होता है? ये हमारे पास बेसिकली ये शो करवाता है कि इसके अंदर कोई एक्यूट कंडीशन है या क्रोनिक कंडीशन है। जी जी, बोल रहे। मैं दोबारा बताता हूँ। देखो मैंने कहा सबसे पहले जो हेपेटाइटिस बी वायरस होता है ना, ये आपके पास शो ये करवाता है। अच्छा चलो कर लो वेट। अच्छा देखो, हमने बात कर रहे थे कि हमारे पास जो हेपेटाइटिस बी वायरस है ना, हेपेटाइटिस बी वायरस में आपके पास सिम्टम्स क्या नजर आएंगे? एक पेशेंट आता है, उसको आपको रैश नजर आते हैं किधर? हैंड्स वाले रीजन पे, ठीक है। हैंड्स रीजन पे आपको रैश नजर आते हैं। आपको ज्वाइंट पेन होती है, लिम्फेडिनोपैथी होती है, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है। उसके बाद आपको लेबोरेटरी रिपोर्ट में एएसटी और एएलटी का लेवल हाई मिल रहा है। आपको कंफर्म हो जाएगी डायग्नोज, इसको हेपेटाइटिस बी वायरस ने अटैक कर लिया, ठीक है। अब आप उसके बाद एक अलग लेबोरेटरी रिपोर्ट में चेक करने के लिए आपके पास कुछ एंटीजन होते हैं। कौन से होते हैं? एक होता है हमारे पास हेपेटाइटिस बी वायरस C एंटीजन। एक हमारे पास होता है हेपेटाइटिस बी वायरस S एंटीजन। एक हमारे पास होता है हेपेटाइटिस बी वायरस E एंटीजन। अब हम इन तीनों को चेक कर रहे थे। हमने पहले बात की कि हमारे पास जो हेपेटाइटिस बी वायरस S एंटीजन होता है ना, अगर ये आपको पहली चीज, जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है ना, आप ये देखोगे, उसके बाद आप उसका एंटीजन चेक करोगे ये वाला। जब आप देखोगे पहला पहला काम क्या करोगे? अब ये एंटीजन चेक करोगे। अगर आपको ये एंटीजन पॉजिटिव मिलता है, इसका मतलब ये है कंफर्म डायग्नोज हो गया, इसको हेपेटाइटिस बी वायरस ने अटैक कर लिया है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आप चेक करोगे उसको हेपेटाइटिस बी वायरस C एंटीजन को आप सेकंड नंबर पे चेक करोगे। जब आप ये चेक करोगे तो ये कैसे चेक करोगे? देखो ये आपके पास होता है दो टाइप्स का। इसके अंदर होती है हमारे पास एक IgM एंटीबॉडी, एक आपके पास होती है IgG एंटीबॉडी। अब इसका मतलब क्या है? देखो आप क्या करते हो, आप जब चेक करते हो ना, आपको ब्लड के अंदर आपको IgM एंटीबॉडी ज्यादा मिली है, यानी एक पेशेंट आया है हेपेटाइटिस बी वायरस के साथ, ठीक है, यानी वो हेपेटाइटिस बी का पेशेंट है, साथ आपको IgM एंटीबॉडी आपको ज्यादा मिल रही है। इसका मतलब यह है कि अभी उसका जो वायरस है ना वो एक्यूट है,
याद रखना बात, यानी अगर आपके पास एक पेशेंट आता है, आपने कंफर्म डायग्नोज कर ली कि उसको हेपेटाइटिस बी वायरस ने अटैक किया है। सेकंड नंबर पे आप चेक करोगे कि उसके अंदर आपको कौन सी एंटीबॉडीज मिल रही हैं। अगर आपको आईजीएम एंटीबॉडी मिलती है ज्यादा, इसका मतलब यह है कि उसके अंदर अभी एक्यूट इन्फेक्शन है। लेकिन अगर आपको आईजीजी एंटीबॉडी मिलती है, इसका मतलब यह है कि उसके अंदर क्रोनिक इन्फेक्शन हो चुकी है। ठीक हो गया। और हम बात करते हैं कि क्रोनिक इन्फेक्शन में क्या नजर आएगा, एक्यूट में क्या नजर आएगा, वो भी हम हिस्टोपैथोलॉजी में बात करते हैं। लेकिन पहले मैंने आपको बताया हम चेक करेंगे हेपेटाइटिस बी वायरस एस एंटीजन। हमने उसमें देखा कंफर्म डायग्नोज होगी हमारे पास कि उसको हेपेटाइटिस बी वायरस ने अटैक किया है। सेकंड नंबर पे हमने चेक करेंगे कि हेपेटाइटिस बी वायरस सी एंटीजन। अगर आपको आईजीएम एंटीबॉडी ज्यादा मिलती है, इसका मतलब यह है कि उसको अभी एक्यूट है, अभी इतना मसला नहीं है। लेकिन अगर आपको आईजीजी एंटीबॉडी मिलती है, तो इसका मतलब है उसको क्रोनिक सिचुएशन हो चुकी है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट आता है हेपेटाइटिस बी वायरस ई एंटीजन। अब ई एंटीजन क्या शो करवाता है, अगर आपको ई एंटीजन आपको पॉजिटिव मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि आपको ये जो वायरस है ये अभी रेप्लिकेट कर रहा है, यानी अभी ये अपने और वायरस अटैक करवा रहा है, अपनी आपकी बॉडी में और नुकसान करवाने की कोशिश करवा रहा है। यानी हेपेटाइटिस ई एंटीजन शो ये करवाता है कि ये आपका रेप्लिकेशन फेज है। हेपेटाइटिस एस एंटीजन शो ये करवाता है कि आपका जो एक्टिव फॉर्म में हेपेटाइटिस बी वायरस ने अटैक कर लिया है। और हेपेटाइटिस सी एंटीजन शो ये करवाता है कि कहीं आपकी एक्यूट कंडीशन है या क्रोनिक कंडीशन है। ये तीन बातें थी आपकी हेपेटाइटिस बी वायरस की। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपको हिस्टोपैथोलॉजी में क्या नजर आएगा। याद रखना हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर ये हमारे पास वायरल इंफेक्शन ने अटैक किया है, और इसमें आपको CD8 प्लस लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन नजर आएगी। उधर आपको खाली हेपेटाइटिस ए वायरस में खाली इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स नजर आएंगे। लेकिन हेपेटाइटिस बी वायरस में आपको CD8 प्लस लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन नजर आएगी। ठीक होगा। ये आपको आपको इसमें नजर आएगी। ये आप लोगों ने इस तरह ही याद रखना है। ठीक है। अगर आपको मैंने कहा कि ये हमारे पास थी, आपको हिस्टोपैथोलॉजी में नजर आती है। लेकिन अगर एक पेशेंट आता है, आपने डायग्नोस किया उसको हेपेटाइटिस बी वायरस ने अटैक कर लिया है, सेकंड नंबर पे आपने डायग्नोस किया कि ये तो हमारे पास क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वायरस है, फिर आपको हिस्टोपैथोलॉजी में क्या नजर आएगा, फिर याद रखना कि इसके अंदर आपको ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस नजर आएगी। ठीक है। क्या ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस नजर आएगी विद बलूनिंग इन्फिल्ट्रेशन नजर आएगी। ये आपको हिस्टोपैथोलॉजी में नजर आएगी। देखना मैंने आपको कहा अगर आपको कोई भी पेशेंट आता है हेपेटाइटिस बी वायरस के साथ, तो आपको हिस्टोपैथोलॉजी में CD8 प्लस लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन नजर आएगी। लेकिन अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है हेपेटाइटिस बी वायरस के साथ, लेकिन उसकी जो सिचुएशन है उसके अंदर आपको आईजीजी ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब है उसकी क्रोनिक सिचुएशन है। अब क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वायरस में आपको क्या मिलेगा, आपको ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस नजर आएगी विद सेंट्रल बलूनिंग इन्फिल्ट्रेशन नजर आएगी। ठीक है। ये आपको हेपेटाइटिस बी वायरस में नजर आएगा। हेपेटाइटिस ए वायरस किया और हेपेटाइटिस बी वायरस किया। और याद रखना हेपेटाइटिस जो बी वायरस होता है ये सेमली एसोसिएट करवाता है हमारे पास हेपेटाइटिस डी वायरस के साथ। ठीक है। क्योंकि ये भी आपके पास डीएनए वायरस होता है, ये भी आपके पास डीएनए विद पॉलीपेप्टाइड वायरस होता है। सिर्फ इसके अंदर भी आपको CD8 प्लस लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन नजर आती है, इधर भी आपको CD8 प्लस लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन नजर आती है। लेकिन इसमें आपको ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस विद ब्लूनिक इन्फिल्ट्रेशन नजर नहीं आती। ठीक हो गया। और सिम्टम्स रही बात, तो सिम्टम्स भी आपको सेम हेपेटाइटिस बी वायरस सी वायरस में नजर आते होते हैं। सिर्फ फर्क ये होता है कि देखना इधर आपको सीरम सिकनेस सिंड्रोम होता है, लेकिन इधर आपको सीरम सिकनेस सिंड्रोम नहीं होता। ये होता है हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस डी वायरस में डिफरेंस। यानी अगर एक पेशेंट आता है आपके पास फीवर के साथ, फटीग के साथ, ज्वाइंट पेन के साथ, तो हो सकता है इसको हेपेटाइटिस बी वायरस ने अटैक किया हो या हेपेटाइटिस डी वायरस ने अटैक किया हो। लेकिन अगर आपको वो सारे सिम्टम्स दे सीरम सिकनेस सिंड्रोम वाले, तो फिर कंफर्म हो जाएगा डायग्नोज कि उसको हेपेटाइटिस बी वायरस ने अटैक किया। फिर आप अलग से जो मैंने आपको बताया एंटीजन चेक करोगे कि आपको कंफर्म हो गया डायग्नोज। फिर आप हिस्टोपैथोलॉजी में क्या नजर आएंगे वो भी आपको पता लग गया। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास आता है हेपेटाइटिस सी वायरस। बात करते हैं हमारे पास जो है ना हेपेटाइटिस सी वायरस, हमारे पास ये क्या सीन है और इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें नजर आएगी। हेपेटाइटिस ए वायरस की बात की हमने, कहा वो था हमारे पास, ये हमारे पास वायरस था, उसके बाद वायरल इन्फिल्ट्रेशन थी। उसके बाद हेपेटाइटिस बी वायरस में हमने कहा हमारे पास CD8 प्लस इन्फिल्ट्रेशन मिली। अब हम बात करते हैं हेपेटाइटिस सी वायरस में। ठीक है। ये जो होता है ये भी आपको थ्रू कंटामिनेटेड ब्लड, कंटामिनेटेड सिरिंजेस, कंटामिनेटेड हमारे पास नीडल्स में नजर आते हैं। अब ये सिम्टम्स क्या नजर आएंगे, याद रखना वो जो पेशेंट आएगा वो आएगा फटीग के साथ, पहली चीज। सेकंड चीज है जो पेशेंट आएगा ये आएगा जॉन्डिस के साथ। थर्ड चीज ये पेशेंट आएगा एब्डोमिनल पेन के साथ। और फोर्थ चीज ये पेशेंट आएगा नौजिया के साथ। ये आपको चार सिम्टम नजर आएंगे किधर, हेपेटाइटिस सी वायरस में। ठीक हो गया। अब ये हेपेटाइटिस सी वायरस होता है दो टाइप्स का, एक आपके पास होता है एक्यूट, एक आपके पास होता है क्रोनिक। जो एक्यूट होता है ना ये हमारे पास होता है एसिम्टोमेटिक। ठीक है। और ये मेनली आपके बच्चों में होता है और खुद ब खुद रिजोल्व हो जाता है। ये एसिम्टोमेटिक होता है और अचानक से अटैक करवाता है। ठीक है। लेकिन जो हेपेटाइटिस सी वायरस क्रोनिक होता है ना, ये आपके पास बड़ा ही ज्यादा क्रोनिक होता है। ये आपके जितने भी हेपेटिक
कार्सिनोमाज है ना, कैंसर है ना, वो बनाता है। हम जब कैंसर बनेंगे ना, तो याद ये रखना कि मेनली एसोसिएशन ऑफ कैंसर जो होता है ना, वो एसोसिएट किससे करता है, हेपेटाइटिस सी वायरस के साथ। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमें हिस्टोपैथोलॉजी में क्या नजर आएगा, याद रखना हिस्टोपैथोलॉजी में हमें इसमें नजर आएगा क्या, आपको क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेशन नजर आएंगी। ठीक है, साथ आपको इधर भी आपको CD8 प्लस लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन नजर आएगी। हेपेटाइटिस ए वायरस में आपको क्रोनिक नहीं थी, आपको खाली इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेशन नजर आएंगी। हेपेटाइटिस बी वायरस में आपको CD8 प्लस लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन नजर आएगी। इधर आपको क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेशन विद CD8 प्लस लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन नजर आएगी। अब इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, हो सकता है आपको हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर आपको स्टियाटोसिस मिले। ठीक है, हो सकता है इधर फाइब्रोसिस मिले, हो सकता है इधर सिरोसिस मिले, हो सकता है इधर नड्यूल्स मिले। हिस्टोपैथोलॉजी में याद ये रखना कि देखो एक पेशेंट आपके पास आया, आपने डायग्नोज ये कर ली कि इसको हेपेटाइटिस सी वायरस ने अटैक कर लिया। ठीक है, अब आप देखोगे कि उसको आपको हिस्टोपैथोलॉजी में CD8 प्लस लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन तो नजर आ रही हैं, लेकिन उसके अंदर आपको क्या चीज बायोप्सी में या हिस्टोलॉजी में नजर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल आप चेक ये करते हो कि आपका जो लिवर है ना, उसके अंदर नड्यूल्स बहुत ज्यादा है। फिर आप कहोगे कि आपको ये भी चीज मिल रही है, आपको ये भी चीज मिल रही है, आपको सिम्टम्स भी नजर आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि इसको हेपेटाइटिस सी वायरस ने अटैक किया। यानी हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर आपको इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेशन नजर आएंगे ड्यू टू स्टियाटोसिस हो सकता है, फाइब्रोसिस हो सकता है, सिरोसिस हो सकता है, या नड्यूलर मैस हो सकता है। और ये एसोसिएट किससे करता है, ये आपके सारे के सारे जितने कैंसर होते हैं ना, उनके साथ ये एसोसिएट करता होता है। ठीक है, और इसके लिए जो एंटीबॉडीज होती है वो कौन सी होती है, इसके लिए होती है हमारे पास एंटी HCV एंटीबॉडी पहली। सेकंड आपके पास इसमें क्या होती है, इसमें आपके पास होती है डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल एंटीबॉडी, यानी हम कहते हैं इसे कहते हैं DAAV पॉजिटिव एंटीबॉडी। दो हमारे पास इधर मिलती है, एक आपके पास मिलती है एंटी HCV एंटीबॉडी पॉजिटिव मिलती है, एक आपके पास मिलती है डायरेक्ट एक्टिंग, हमारे पास डायरेक्ट एक्टिंग एंटीजन वायरल एंटीबॉडी। ठीक हो गया, ये आपको इधर मिलती है डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल एंटीबॉडी, आपको यहाँ पॉजिटिव मिलती होती है। ये आपके पास था हेपेटाइटिस सी वायरस था, और जो हेपेटाइटिस सी वायरस होता है ये एसोसिएट करता है आपके हेपेटाइटिस ई वायरस के साथ। बेसिकली जो है ना, सबसे पहले जो हमारे पास बने थे ना, वो 3 वायरस थे, एक था हमारे पास ए वायरस, बी वायरस एंड हमारे पास सी वायरस। ठीक है, फिर जो आगे हमारे पास कुछ डी वायरस थे और ई वायरस है ना, जब हम माइक्रो पढ़ेंगे ना, माइक्रोबायोलॉजी, उसमें फिर हम कुछ फैमिलीज या जीनस का डिस्कस करेंगे। फिर उस वजह से फिर आपके पास ना इनकी टाइप्स और बढ़ गई, ई तक हमारे पास इसकी टाइप्स आ गई थी। और हमने कहा कि एसोसिएशन पढ़नी है, हेपेटाइटिस जो बी वायरस होता है उसके एसोसिएट करती है हेपेटाइटिस डी वायरस के साथ, और हेपेटाइटिस जो सी वायरस होता है ना, वो एसोसिएट करती है हेपेटाइटिस ई वायरस के साथ। ठीक है, फिर हम अगर ज्यादा डिफरेंशिएट करना चाहे ना, फिर हम देखेंगे ये पिकानो वायरस के साथ है या फ्लैविडो वायरस के साथ है। ठीक है, किस वायरस के साथ इसकी एसोसिएशन करवाती है। ये थे हमारे पास वायरसेस। ठीक है, अब हम चलते हैं कार्सिनोमास की तरफ। इसमें से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता दे, हम आगे चलते हैं वरना। अच्छा, अब देखो लिवर के जो है ना कैंसर होते हैं हमारे पास दो किस्म के, एक आपके पास होते हैं बेनाइन ट्यूमर्स। ठीक है, एक आपके पास होते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। अब आप लोगों ने ये जो ट्यूमर्स है ना बड़े अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि इस ट्यूमर में वो बड़े ज्यादा क्वेश्चन करता होता है। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो होते हैं ना हेपेटिक के बेनाइन ट्यूमर्स, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बात, पहला हमारे पास आता है हेपेटिक हेमी एंजियोमा। अब हेमी एंजियोमा का मतलब क्या है, देखो हेमी कहते हैं हम हाफ को, और एंजियोमा कहते हैं हम ब्लड वेसल को। अब होता है ये कि लिवर की जो ब्लड वेसल्स है ना, उनके अंदर मसला बनेगा, हम ये बात करेंगे कि इसके अंदर। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है कोवर्नस हेमी एंजियोमा। ठीक हो गया। अच्छा, ये एक बेनाइन लिवर का कैंसर है। ठीक है, ये एक बेनाइन लिवर का कैंसर है। अब देखो होता ही है कि मैं कहता हूं कि एक लिवर के अंदर हमारे पास एक आर्टरी है। ठीक है, इस आर्टरी के अंदर ना आपको ऐसे स्कार बन गए हैं। ठीक है, आपके अंदर इधर स्कार बन गए या फाइब्रोसिस हो गई है। जब यहाँ फाइब्रोसिस हो गई है, यहाँ कैल्शियम का डिपॉजिट हो गया है, यहाँ फाइब्रोसिस का डिपॉजिट हो गया है, तो ये जो आर्टरी होती है ना, हम इस आर्टरी को फिर कहते हैं डिस्ट्रोफिक आर्टरी। यानी अब ये जो आर्टरी है इसकी डिस्ट्रक्शन हो गई है, अब ये किसी काम की नहीं रही। ये आपको कहाँ मिलती है, हेपेटिक एंजियोमा में, हेमी एंजियोमा में। अब हेमी एंजियोमा में हमने क्या बात की, हमने कहा इसके अंदर आपको ये एक बेनाइन कैंसर है। ठीक है, इसको आप कवर्नस हेमी एंजियोमा भी कहते हो। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो हमारे पास लिवर की ब्लड वेसल होती है ना, उसके अंदर आपको स्कार मिलते हैं, उसके अंदर आपको कैल्शियम का डिपॉजिट मिलता है, उसके अंदर आपको फाइब्रोसिस डिपॉजिट मिलता है। जब ये आपको डिपॉजिट मिलता है, जारी बात है वो जो ब्लड वेसल होगी वो किसी काम की नहीं रहेगी, फिर आप इसे कहते हो डिस्ट्रोफिक आर्टरी। ठीक हो गया। अच्छा, पहली चीज आपको क्या मिलेगी, आपको डिस्ट्रोफिक आर्टरी इसके अंदर मिलेगी हिस्टोपैथोलॉजी में। सेकंड चीज आपको क्या मिलेगा, सेकंड चीज याद रखना, इसके अंदर आपको रेड ब्राउन स्पॉन्जी अपीयरेंस मिलेगी।
आपको जब आप लीवर की बायोप्सी करोगे तो आपको रेड ब्राउन स्पॉन्जी अपीयरेंस मिलेगी। जब आप हिस्टोपैथोलॉजी में देखोगे तो आपको डिस्ट्रोफिक आर्टरी मिलेगी। ठीक है। थर्ड चीज, आप जब देखोगे इधर आपको लीवर के अंदर हेमरेजिक लेजन्स मिलेंगे, हेमरेजिक लेजन मिलेंगे। यानी ये तीन चीजें आपको मिलेगी हेपेटिक एंजियोमा में। मैं जितनी चीजें आपको लिखा हूं आप लोगों ने ऐसे ही याद रख लेनी है, क्योंकि ये जो होते हैं ना ऐसे ही वो क्वेश्चन में पूछता है। वो कहता है कि पेशेंट आपके पास आया है, ठीक है, उसकी जो एज है वो आपके पास 35 ईयर्स का एज है, ठीक है। उसके बाद सिम्टम ये है कि उसको राइट अपर क्वाड्रेंट की पेन बहुत होती है, एब्डोमिनल पेन बहुत ज्यादा है, उसके बाद फैटीग है, उसके बाद नोजिया है, उसके बाद वोमिटिंग है, यानी ये हिस्ट्री लेके आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको उसको हिस्टोपैथोलॉजी में वो जो है ना आपको उधर मैस मिल रहा है लीवर में 1.5 सेंटीमीटर का फॉर एग्जांपल, और हिस्टोपैथोलॉजी में आपको डिस्ट्रोफिक आर्टरी मिल रही है, ठीक है, साथ आपको हेमरेजिक लेजन्स मिल रहे हैं। फिर आप कंफर्म कर लो कि डायग्नोज ये हमारे पास है हेपेटिक हेमीएंजियोमा, ठीक है। इधर डिस्ट्रोफिक आर्टरी मेरी है, रेड ब्राउन स्पॉन्जी अपीयरेंस मिल रही है, साथ आपको हेमरेजिक लेजन्स मिल रहे हैं। ये आपको तीन अपीयरेंस कहां नजर आएंगी? हेपेटिक हेमीएंजियोमा के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद हम कहते हैं हेपेटिक हेमीएंजियोमा में आप बायोप्सी इधर क्यों नहीं करते? देखो मैंने आपको कहा कि इधर आपको जब आप चेक करोगे बायोप्सी में आपको रेड ब्राउन स्पॉन्जी अपीयरेंस मिलेगी, ठीक है। ये आपको वैसे कहा कि इधर आपको जब आप लीवर को खोलोगे तो आपको ये अपीयरेंस मिलेगी, लेकिन याद रखना हेपेटिक हेमीएंजियोमा में आप बायोप्सी नहीं कर सकते। अब बायोप्सी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपकी इधर ब्लड वेसल के अंदर आपको हेमरेज मिल रही है, ब्लड वेसल जो हुई है वो डिस्ट्रोफिक हुई हुई है, उनके अंदर आपको कैल्सिफिकेशन मिल रही है। जब आप उसके अंदर बायोप्सी करोगे तो वो जो लिवर होगा उसको और मसला बन सकता है। वो जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो वहां जाकर लिवर के अंदर जाके और बैक्टीरियल वायरल अटैक करवा सकते हैं, जिसकी वजह से ये जो कैंसर है ये मेलिग्नेंट में ट्रांसफर हो सकता है। यानी हम कहते हैं कि इधर हम बायोप्सी इस वजह से नहीं करते क्योंकि हमें इधर हेमरेजिक लेजन्स मिल रहे हैं। और वैसे आप जब देखो तो आपको रेड ब्राउन स्पॉन्जी अपीयरेंस नजर आता है, ठीक है, और आपको डिस्ट्रोफिक आर्टरी आपको इधर नजर आती होती है। ये आपको होती है हेपेटिक हेमीएंजियोमा की। सेकंड चीज, सेकंड हमारे पास आता है फोलिकुलर हेपेटोसेलुलर एडिनोमा। अब हमारे पास फोलिकुलर नडुलर या फोलिकुलर हेपेटोसेलुलर एडिनोमा होता क्या? याद ये रखना कि इसके अंदर अच्छा, अब देखो ये भी हमारे पास जो है ना वो हमारे पास बेनाइन लिवर कैंसर है, बेनाइन लिवर ट्यूमर है, यानी वो भी आपके पास हेपेटिक हेमियांजियोमा भी बेनाइन कैंसर था। फोलिकुलर नोडुलर हाइपरप्लाजिया या फोलिकुलर नोडुलर हाइपर हाइपर एडिनोमा, ये जो जितने भी कैंसर है ये वाला है, ये हमारे पास है बेनाइन लिवर ट्यूमर। बेसिकली वो कहीं नाम देता है फोलिकुलर हाइपरप्लाजिया का दे देता है, या वो कहता है फोलिकुलर नोडुलर का नाम देता है। अब ये क्यों देता है देखना, होता ये है कि जो हमारे पास लिवर के सेल्स होते हैं ना हेपेटोसाइट, ठीक है, इस हेपेटोसाइट का हाइपरप्लाजिया हो जाता है। यानी हमारे पास जो सेल्स है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको कल बात बताई थी कि हमारे पास ये सेल्स होते हैं हेपेटोसाइट, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर होते हैं साइनोसाइट्स, ठीक है। फिर यहाँ हमारे पास एक स्पेस होती है जिसका काम था स्पेस ऑफ डिसी, फिर हमने कहा था यहाँ एक स्पेस होती है स्पेस ऑफ डिसी, फिर हमने कहा था यहाँ हमारे पास होता है हेपेटोसाइट, ठीक है। और मैंने कहा था इधर हमारे पास स्पेस ऑफ डिसी में यहाँ हमारे पास सेल्स होते हैं आइटोसेल्स, और यहाँ हमारे पास सेल्स होते हैं कफर सेल्स, ये हमने बात की थी। अब होता ही है कि आपको इस केस में फोलिकुलर नडुलर हाइपरप्लाजिया केस में ये जो आइटोसेल्स होती है ना, ये जो आइटोसेल्स होती है ना, ये म्यूटेंट हो जाते हैं। इसके अंदर आपको सैटेलाइट स्कार मिलता है। जब ये सैटेलाइट स्कार मिलता है ना तो इसकी वजह से आपके पास ये क्या करते हैं, ये आपके मैंने कहा था ये जो आपके पास आइटोसेल्स होते हैं ना, इसका काम होता है आपके विटामिन ए को डिपॉजिट करवाना, लिपिड को डिपॉजिट करवाना। जब आपके पास इधर आपको आइटोसेल्स में आपको सेंट्रल सैटेलाइट स्कार मिलते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, ये आपके इस हेपेटोसाइट को म्यूटेंट करवा देते हैं, ये आपके हेपेटोसाइट के अंदर फाइब्रोसिस करवाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर यहाँ आपका एक ट्यूमर ग्रो करता है। फिर वो जो ट्यूमर होता है वो क्या करता है, वो इस हमारे पास जो हेपेटोसाइट होते हैं इनको नंबर ऑफ सेल्स में इंक्रीज करवा देता है, जिसकी वजह से हाइपरप्लाजिया हो जाता है। दोबारा सुना मेरी ये बात, मैंने क्या कहा, देखो मैंने कहा कि आपके पास इसके अंदर जो है ना वो आइटोसेल्स का मसला बना। आइटोसेल्स ने क्या किया, आपके जो हेपेटोसाइट थे ना उसके अंदर हमारे पास फाइब्रोसिस करवाना स्टार्ट करती। पहले मसला बना आइटोसेल्स में, आइटोसेल्स में आपको स्कार मिला, एक ट्यूमर वाला स्कार मिला। वो जो ट्यूमर था वो ट्रांसफर हो गया किधर, हेपेटोसाइट के अंदर। फिर ये जो हमारे पास जब हेपेटोसाइट में ट्रांसफर हुआ तो हेपेटोसाइट के अंदर हमारे पास कुछ जीन्स होती है जिन्होंने सेल्स में सेल का साइज इंक्रीज करवाना होता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करवाने होते हैं। फिर ये जो ट्यूमर होता है, ट्यूमर ने जाके हमारे पास जो हेपेटोसाइट थे सेल थे उनका हाइपरप्लाजिया करवा दिया। बात समझ आई है कि इसकी पैथोफिजियो कैसी थी, इसके अंदर हमारे पास क्या चीज नजर आई है। अब हमारे पास इसको हिस्टोपैथोलॉजी में आपको क्या नजर आएंगे, आपको नजर आएगा सेंट्रल सैटेलाइट स्कार नजर आएंगे, ये आपके पास हिस्टोपैथोलॉजी में आपको ये चीज नजर आएगी। अच्छा, अब देखो हम कहते हैं कि कोई भी पेशेंट आता है ना हमारे पास हेपेटिक, हाँ सैटेलाइट स्कार। अच्छा, अब कोई भी पेशेंट आता है ना हमारे पास सैटेलाइट स्कार हमारे पास होता है, जो आइटो सेल्स होते हैं ना इसको आप सैटेलाइट सेल्स भी कहते हो।
ठीक है, इस वजह से इसका नाम जो है ना वो सैटेलाइट स्कार का। अच्छा, अब मैंने कहा कि हमारे पास जो हेपेटिक हेमियांजियोमा है ना, हमने हमने कहा था इसके अंदर आपको डिस्ट्रोफिक आर्टरी मिलेगी। अब ये हेपेटिक हेमियांजियोमा भी ट्रांसफर हो सकता है फोलिकुलर नडुलर हाइपरप्लाजिया में। यानी एक पेशेंट आया था हेपेटिक हेमियांजियोमा वाला, ठीक है, ये आगे बाद ट्रांसफर हो गया केस फोलिकुलर नडुलर हाइपरप्लाजिया में। यानी एक ट्यूमर था, वो सिर्फ ब्लड वेसल में था, फिर ब्लड वेसल से वो ट्रांसफर हो गया किधर, हमारे पास लीवर के सेल्स में, हेपेटोसाइट में, और हेपेटोसाइट में जाके उसने हमारे पास क्या करवा दिया, न्यू प्लास्टिक ग्रोथ करवा दी। जब न्यू प्लास्टिक ग्रोथ करवा दी, जिसकी वजह से फिर हमारे पास जो सेल्स थे उनका हाइपरप्लाजिया हो गया। हम इसे कहते हैं फोलिकुलर नडुलर हाइपरप्लाजिया। यहां आपको क्या नजर आएंगे, सेंट्रल सैटेलाइट स्कार आफ्टर डिस्ट्रोफिक आर्टरी। ये याद रखना, इसमें बात नहीं लिखी तो बुक में लिख लेना कि सेंट्रल सैटेलाइट स्कार आफ्टर डिस्ट्रोफिक आर्टरी। ठीक हो गया, ये आपको यहां नजर आएंगे। या आप इसको कह सकते हो आइटोस्कार्स भी कह सकते हो, वो अगर आपको ऑप्शन में आइटोस्कार है तो फिर आइटोस्कार होगा ऑप्शन। ठीक है, ये था हमारे पास दो हमने पढ़ी। हमने कहा हेपेटिक हेमियांजियोमा, इसमें हमने कहा कि आपको नजर आएगा डिस्ट्रोफिक आर्टरी, ठीक है, रेड ब्राउन स्पॉन्जी अपीयरेंस, हेमरेजिक लेजन। इसमें आपको नजर आएगा सेंट्रल सैटेलाइट स्कार आफ्टर डिस्ट्रोफिक आर्टरी। अब हम चलते हैं थर्ड डिसीज की तरफ। थर्ड आपके पास इसमें आती है हमारे पास हेपेटिक एडिनोमा। हमारे पास आती है हेपेटिक एडिनोमा। अब ये भी डिसीज काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें देखना होता क्या है। जो हेपेटिक एडिनोमा ना, इसका हम पहले क्वेश्चन करते हैं। देखो, होता ये कि एक पेशेंट आपके पास आया है 35 ईयर्स का, ठीक है, एक पेशेंट आई है या आया है 35 ईयर्स का, फीमेल आई है फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो आई है, वो कहती है कि वो ओसीपीज लेती थी, ठीक है, या ओसीपीज लेती थी या आपके पास एक्सोजेनस एस्ट्रोजन लेती थी, यानी बाहर से एस्ट्रोजन इंटेक करती थी। जब होता है कि जब भी पेशेंट ओसीपीज ले अच्छा, मैंने कहा कि जब कोई भी पेशेंट ओसीपीज ले या एस्ट्रोजन ले, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से बॉडी में हार्मोनल डिस्टरबेंस होती है। यानी हुआ ये कि एक पेशेंट थी, वो ओसीपीज लेती थी या एक्सोजेनस एस्ट्रोजन इंटेक करती थी। ये दो हार्मोन जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ये आपके पास हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स होते हैं ना, उनका डिस्टरबेंस करवा देते हैं, हार्मोनल डिस्टरबेंस करवा देते हैं। जब हार्मोनल डिस्टरबेंस हुई, हार्मोनल डिस्टरबेंस की वजह से हमारे लिवर के अंदर एक कैंसर डेवलप किया, जिसे हमने कहा लिवर का एडिनोमा, या हमने कहा हेपेटिक एडिनोमा। हेपेटिक एडिनोमा की रीजन क्या होती है, ये मेनली एसोसिएट करता है ओसीपीज के साथ या एस्ट्रोजन इनटेक फीमेल के साथ। यानी एक पेशेंट की वो ओसीपीज लेती थी या एस्ट्रोजन लेती थी, उसकी वजह से फिर उसको लिवर का एडिनोमा हो गया। वो क्यों हुआ, ड्यू टू हार्मोनल डिस्टरबेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। अब ये जो हमारे पास एडिनोमा होता है ना, इसका बड़ा मेन फैक्टर होता है कि ये हमारे पास जो है ना वो रप्चर हो जाता है। अगर तो ये आपका जो एडिनोमा है ना, ये रप्चर हो जाए ना, इसकी वजह से फिर क्या होगा, फिर इसकी वजह से आपके पास इंट्रा एब्डोमिनल हेमरेज हो सकती है। यानी हमारे पास जो एब्डोम, देखो ये हमारे पास कैंसर था, ठीक है, ये रप्चर हो गया, फॉर एग्जाम्पल एक नड्यूल बना ये, और ये जो था ना, इसके अंदर आपके पास मल्टीपल स्कार्स थे। जब ये आपके पास रप्चर हुआ, तो यहाँ से सारे के सारे स्कार्स आपके एब्डोमिनल कैविटी में गए, फिर हम कहते हैं इसका जो इंट्रा एब्डोमिनल रप्चर हो गया। ठीक है, हमने पहली बात की है, हमने अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो, एक पेशेंट आया 35 ईयर फीमेल आई है, वो ओसीपीज लेती थी, ठीक है, या एस्ट्रोजन इंटेक करती थी, उसकी वजह से हार्मोनल डिस्टर्बेंस हुई और हेपेटिक एडिनोमा हो गया। अब अगर तो वो फीमेल जो है ना वो प्रेगनेंसी में जाना चाहती है और वो प्रेग्नेंट होती है, तो क्या होगा, प्रेगनेंसी में हमारे पास अगर तो ये कैंसर जो है हेपेटिक एडिनोमा है, ये रप्चर हो जाता है, इसकी वजह से फिर फीमेल की भी डेथ हो सकती है और फीटस की भी डेथ हो सकती है। ये दो क्वेश्चन थे, इसको अच्छे से याद रख लेना कि हेपेटिक एडिनोमा बनता क्यों है और इसकी रीजन क्या है। मैंने आपको कहा कि अगर तो हेपेटिक एडिनोमा वाली जो पेशेंट है वो प्रेगनेंसी में जा रही है, तो ये हो सकता है हेपेटिक एडिनोमा बड़ी जल्दी रप्चर हो जाता है, और इस रप्चर की वजह से फिर आपके पास ये हो सकता है कि वो जो फीटस की भी डेथ हो सकती है और प्रेग्नेंट फीमेल की भी डेथ हो सकती है। और अगर तो वो नहीं है, अगर तो प्रेग्नेंट नहीं है, फिर इंट्रा एब्डोमिनल हेमरेज हो सकती है, यानी बॉडी का कोई भी पार्ट जो है ना उसका आपको डैमेज मिल सकता है। ठीक हो गया। अब इसमें आपको हिस्टोपैथोलॉजी में क्या मिलेगा, याद रखना, इसके अंदर आपको सोलिटरी मैस मिलेगा। पहली चीज आपको सोलिटरी मैस मिलेगा। सेकंड चीज आपको सर्कमस्क्राइब्ड नॉन इन्वेलप्ड मैस मिलेगा। या आप कहो सोलिटरी मैस या सोलिटरी सर्कमस्क्राइब्ड नॉन इन्वेलप्ड मैस आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, सोलिटरी सर्कमस्क्राइब्ड नॉन इन्वेलप मैस मिलेगा, किधर, हेपेटिक एडिनोमा में। अब हम चलते हैं दोबारा, भी हमने बात की है हेपेटिक हेमियांजियोमा में आपको मिला डिस्ट्रोफिक आर्टरी, रेड ब्राउन स्पोंजिया पीनस, हेमरेजिक लेजन। ठीक है, हमने कहा फोलिकुलर नोडुलर हाइपरप्लाजिया में आपको मिला सैटेलाइट स्कार विद आफ्टर डिस्ट्रोफिक आर्टरी। उसके बाद हमने कहा कि आपके पास इसके अंदर क्या मिला, आपको मिला सोलिटरी मैस मिला। उसके बाद हमने कहा कि इसके अंदर सर्कमस्क्राइब्ड नॉन इन्वेलप लिवर मैस मिला या नोडुलर मैस मिला, किधर, हेपेटिक एडिनोमा के अंदर। ठीक हो गया। अब उसके बाद आता है हमारे पास फोर्थ हमारे पास आता है हमारे पास हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा क्या होता है।
ठीक है, अब हम चलते हैं इधर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के आगे। अच्छा, ये हमारे पास पहला कैंसर होता है जो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होता है, ये आपके पास होता है मैलिग्नेंट। अभी तक हमने जितने पढ़े थे वो आपके पास होते हैं बेनाइन। अब ये जो हमारे पास हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होता है ना, ये आपके पास होता है मैलिग्नेंट। और मैलिग्नेंट जो भी कैंसर होगा वो एक क्रोनिक सिचुएशन में होगा, उस वजह से फिर आपको अल्फा फिटोप्रोटीन जो मार्कर होगा वो आपको ज्यादा मिलेगा। पहली चीज ये याद रखना, ठीक है। अब उसके बाद ये जो देखो पेशेंट जो है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा वाला, ये आपके पास किसके एसोसिएट करता है, याद रखना। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा वाला जो पेशेंट होता है, ये हेपेटाइटिस बी वायरस हो सकता है उस पेशेंट को, हेपेटाइटिस सी वायरस के साथ आया होगा। हम आगे डिसीज पढ़ेंगे हीमक्रोमाटोसिस, हम आगे पढ़ेंगे विल्सन डिसीज, ठीक है, उसके साथ एसोसिएट कर सकता है। हम आगे पढ़ेंगे अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी, उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ फंगस होती है, हम उसे कहते हैं एस्परजिलोसिस, उसकी वजह से भी हो सकता है। यानी आपके पास जो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है ये मैलिग्नेंट होता है और ये सेकेंडरी रीजन की वजह से होता है, यानी लीवर के अंदर पहले कोई और मसला था, फिर ये जो हमारे पास मसला था ये आगे डेवलप हो गया कार्सिनोमा में। मैंने आपको कहा एक पेशेंट हो सकता है हेपेटाइटिस सी वायरस के साथ, और हेपेटाइटिस सी वायरस आगे से अटैक करवा के इसने उससे बंदे ने ट्रीट नहीं किया, या उसकी इम्यूनिटी कम थी, उसकी इम्यूनिटी में ऑटो एंटीबॉडीज नहीं बनी, उस एंटीबॉडीज ना बनने की वजह से फिर आपके पास इधर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में डेवलप हो गया। हमारे पास होती है कुछ फंगस एस्परजिलोसिस, इसकी वजह से भी आपको लिवर डैमेज होता है और आपको हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो सकता है। यानी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा काफी ज्यादा फैक्टर्स के साथ एसोसिएट करता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। लेकिन इसका मेन चीज ये होती है कि अगर आपने हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा को डायग्नोस करना हो, आपको एएसटी और एएलटी तो आपको हाई मिलेंगे, लेकिन अल्फा फिटोप्रोटीन एक मेन मार्कर है जो आपको कैंसर में हाई मिलेगा। और उसके बाद मैंने आपको एक मार्कर बताया था सी रिएक्टिव प्रोटीन। सी रिएक्टिव प्रोटीन का याद रखना कि ये आपका मेनली कोलोन कैंसर में और पेंक्रियाटिक कैंसर में आपको ये मार्कर मिलता है। और अल्फा फिटोप्रोटीन आपको जो होता है ना किसी भी बड़े मैलिग्नेंट कैंसर में करता है, फॉर एग्जांपल लिवर कैंसर में आपका अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल आपको ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं पांचवें में, हमारे पास आता है हेपेटिक एंजियोसार्कोमा। अब हमारे पास हेपेटिक एंजियोसार्कोमा क्या होता है, बेसिकली ये भी हमारे पास जो है ना, ये आपके पास एक मैलिग्नेंट कैंसर है, ठीक है। लेकिन इसका वो क्वेश्चन करता है कि एक पेशेंट था वो आर्सेनिक इंडस्ट्री में, ठीक है, या आपके पास विनाइल क्लोराइड वाली इंडस्ट्री में काम करता था। इसके साथ वो जरूर क्वेश्चन करेगा, अगर उसने हेपेटिक एंजियोसार्कोमा के करने हैं ना, तो वो किसकी बात जरूर करेगा कि एक वर्कर था, ठीक है, वो आर्सेनिक इंडस्ट्री में या विनाइल क्लोराइड इंडस्ट्री में काम करता था। फिर उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से फिर उसका जो है ना, अब उसको राइट अपर क्वाड्रेंट पेन हो रही है, उसको जॉन्डिस के सिम्टम आ रहे हैं, ठीक है, उसको फैटिग हो रही है, ठीक है, उसका जो हेपेटोमेगालिया वो टेंडर है, आपको टेंडरनेस मिल रही है, फिर आप कह सकते हो इसको हेपेटिक एंजियोसार्कोमा। कभी भी वो इन दोनों की बात करे तो आपने हेपेटिक एंजियोसार्कोमा की तरफ आना है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ना एक मार्कर आता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसको डायग्नोस करने में कि हेपेटिक एंजियोसार्कोमा। एंजियो हमारे पास एंजियो कहते हैं हमारे पास ब्लड वेसल को, और सार्कोमा कहते हैं कि एक मैलिग्नेंट कैंसर है हेपेटिक लीवर का, ठीक है। अब इसमें आपके पास होता है CD31 पॉजिटिव। अब ये क्या होता है, हम इसकी बात करते हैं। बेसिकली हमारे पास एक फैक्टर होता है, हम उसे कहते हैं प्लेटलेट एंडोथीलियल सेल एडहेशन मोलिक्यूल 1। क्या? प्लेटलेट एंडोथीलियल सेल एडहेशन मोलिक्यूल 1, या आपको बुक में लिखा होगा PECAM1, या नहीं भी लिखा तो लिख लेना। ये आपके पास एक फैक्टर होता है, इस फैक्टर का दूसरा नाम होता है CD31 फैक्टर। अब ये फैक्टर करता क्या, बेसिकली मैं कहता हूं कि हमारे पास जो है ना वो एक न्यूट्रोफिल है, ठीक है। इस न्यूट्रोफिल जो है ना, ये इतना ज्यादा जो है ना अब काम करना खत्म कर दिया, यानी इतना ज्यादा इसने काम कर लिया है, इस न्यूट्रोफिल ने अपना इतना ज्यादा फंक्शन परफॉर्म कर दिया है कि अब ये न्यूट्रोफिल एज्ड हो गया है, यानी अपनी एज को पहुंच गया कि अब उसकी बारी आने वाली है खत्म होने में। तो क्या करता है, ये जो हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं, ये जो हमारे पास फैक्टर होता है, ये जो हमारे पास एज्ड न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना, यानी जिनका टाइम खत्म हो रहा होता है, उनको बॉडी से खत्म करवा देते हैं। इनका काम होता है, ठीक है, इनका काम क्या होता है, आपको यहां से बॉडी से खत्म करवाना। प्लेटलेट एंडोथीलियल सेल एडेशन मोलिक्यूल 1, ये बेसिकली लगा होता है आपके क्रोमोसोम 17 के ऊपर। क्रोमोसोम 17 के ऊपर ये फैक्टर लगा होता है जिसको आप CD31 भी कहते हो। और ये क्या करता है, ये आपके जितने भी न्यूट्रोफिल्स होते हैं जो कि एज जो हो जाते हैं उनको खत्म करवाने में बड़ा हेल्प करता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं कि इधर आपको हेपेटिक एंजियोसार्कोमा में आपको CD31 पॉजिटिव मिलता होता है। और ये अब आपको पॉजिटिव क्यों मिलता है, याद रखना कि जब भी हम बात करें CD31 पॉजिटिव मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके पास ये जो फैक्टर है ये म्यूटेंट हो गया। अब ये फैक्टर अगर म्यूटेंट हो जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर आपको इधर हमें न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा मिलेगी। यानी अगर मेरे पास एक सेल है, उस सेल्स के अंदर आपको न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा मिलेगी, जिसकी वजह से आपकी ब्लड वेसल डैमेज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मेरी बात सुनना, मैं कहता हूं कि ये मेरे पास एक ब्लड वेसल,
लिवर की, ठीक है। इसके अंदर आपके पास क्या हुआ, यहाँ आपके पास कोई डैमेज हुआ, इस डैमेज की वजह से यहाँ न्यूट्रोफिल्स आए और एक्यूट इन्फ्लेमेशन करवाना स्टार्ट की। लेकिन इस न्यूट्रोफिल ने इतना फंक्शन अपना परफॉर्म किया, अब CD31 का काम था कि इसको खत्म करवाना, लेकिन CD31 म्यूटेंट था, पॉजिटिव आपको मिला है। इसका मतलब यह है कि आपके जो न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन यहाँ आपको इकट्ठी मिलना स्टार्ट हो गई है। इसने क्या किया, इसने आपकी सारी की सारी जो ब्लड वेसल थी ना उसको डैमेज करवा दिया। जब सारी की सारी ब्लड वेसल को डैमेज करवा दिया, इसकी वजह से फिर ब्लड वेसल के अंदर कैंसर डेवलप हो गया, जिसे हमने कहा हेपेटिक एंजियोसार्कोमा। समझ आ गई बात की। और एक बात याद रखना, ना भी याद रखो इस मैकेनिज्म को, सिर्फ ये याद रखो कि आपके पास इसमें CD31 पॉजिटिव मिल रहा है, और CD31 आपका बड़ा एक इंपॉर्टेंट मार्कर होता है CD34 पॉजिटिव की भी निस्बत। जब हम हेमाटोलॉजी पढ़ेंगे ना, हम पढ़ेंगे वहां CD34 पॉजिटिव होता है, ठीक है। वो भी ऐसे ही होता है, हमारे पास कुछ न्यूट्रोफिल्स को, कुछ लिम्फोसाइट्स को, कुछ ब्लड को मेजर करने के लिए। लेकिन CD31 एक इंपॉर्टेंट मार्कर होता है, जिसको हम कहते हो प्लेटलेट एंडोथेलियल सेल एडहेशन मॉलिक्यूल 1 भी कहते हो, जिसका काम होता है आपके न्यूट्रोफिल्स को खत्म करवाना। लेकिन आपके पास ये जो होता है वो आपको पॉजिटिव कहाँ मिलता है, हेपेटिक एंजियोसार्कोमा में, जिसकी वजह से आपको न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन इधर आपको ज्यादा मिलती होती है, ठीक है। अब देखो, अब मैं कहता हूं कि अगर आपको जो है ना वो आपका ये हो गया म्यूटेंट, अब इसकी वजह से आपको और क्या चीज मिलेगी। आप कहते हो कि इसकी वजह से, यानी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि अगर इसका जो है ना वो फंक्शन आपका खत्म हो गया, प्लेटलेट एंडोथेलियल सेल एडहेशन मॉलिक्यूल 1 का फंक्शन हो गया खत्म, या CD31 का फंक्शन हो गया कम, अब आपको क्या मिलेगा, आपको इधर मिलेगा कंजम्पटिव थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या मिलेगा, कंजम्पटिव थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का लेवल आपको इधर। इधर मैं ये बता रहा था कि हमारे पास जो है ना हेपेटिक एंजियोसार्कोमा के अंदर आपको कंजम्पटिव थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्यों मिलेगा। इसकी रीजन ये है कि आपके पास ये जो फैक्टर है इसका म्यूटेंट हो जाएगा, या ये जो फैक्टर है अपना फंक्शन खो देगा, जिसकी वजह से आपकी जो प्लेटलेट्स हो जाएंगी उसका भी फंक्शन कम हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिलेगा। और इसके अंदर हमने बात की कि ब्लड वेसल का कैंसर है, लिवर की, इसलिए हमने कहा हेपेटिक एंजियोसार्कोमा है, ठीक है। ये बात हमने की है। अब हम बात करते हैं सारी की सारी जितने हमने पढ़े हैं ना उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कहा हेपेटिक एंजियोसार्कोमा में आपको क्या मिलेगा, यहां आपको मिलेगी डिस्ट्रोफिक आर्टरी, रेड ब्राउन स्पोंजी अपीयरेंस विद हेमरेजिक लेजन, ठीक है। उसके बाद हमने कहा फोलिकुलर नडुलर हाइपोप्लाजिया में आपको मिलेगा सेंट्रल सैटेलाइट स्कार या फिर आइटोस्कार स्कार आफ्टर डिस्ट्रोफिक आर्टरी। उसके बाद थर्ड चीज आपको मिलेगा हेपेटिक एडिनोमा में आपको क्या मिलेगा, हमारे पास सोलिटरी मैस मिलेगा, ठीक है, सोलिटरी मैस, और साथ आपको सर्कमस्क्राइब्ड नॉन इन्वेलप मैस मिलेगा, या हमने कहा था सोलिटरी सर्कमस्क्राइब्ड नॉन इन्वेलप मैस मिलेगा। उसके बाद हमने कहा कि हेपेटिक कार्सिनोमा में यहाँ ये जो आपका एसोसिएट करता है किसी भी कैंसर के साथ, ठीक है, ये आपका एसोसिएट करता है किसी भी कैंसर के साथ, इसके अंदर भी आपको कुछ इन्फिल्ट्रेशन मिलेंगी, लेकिन आप ये शो करवाने के लिए आप देखोगे पीछे किसको डिसीज कौन सी है। फॉर एग्जांपल आपको इसको डिसीज है हेपेटाइटिस सी वायरस, फिर आप उसकी देखोगे ना कि हमने कहा था हेपेटाइटिस सी वायरस में आपको क्या मिलेगा, आपको CD8+ पॉजिटिव मिल रहा है। अगर आपको ये एसोसिएट करता है HPV का, फिर आप देखोगे ना इसके अंदर आपको CD8+ पॉजिटिव मिल रहा है। अगर ये फंगस है फिर फंगस के साथ एसोसिएट करेगा। उसके बाद हमने कहा कि इसके अंदर हेपेटिक एंजियोसार्कोमा में आपको कंजप्टिव थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिलेगा, या आपको CD31 पॉजिटिव मिलेगा, और ये आपका आर्सेनिक और विनाइल क्लोराइड के साथ एसोसिएट करता होता है, ठीक है। ये आपके पास थे इसके कैंसर, और ये बात हमने